जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज़ आ रही है और आप स्क्रीन देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज़ आ रही है और आप स्क्रीन देख सकते हैं। जी सर। ठीक है। जी स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं आप लोग? चलिए हम थोड़ा सा असाइनमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी क्लास का है नहीं है क्लास आ रही होगी। चलिए तो शैल बी वेट और शैल बी स्टार्ट क्या करें, इंतजार कर लें, वक्त हमारे पास है नहीं ज़्यादा। चलिए हम असाइनमेंट को समझ लेते हैं। जो ऑनलाइन है बच्चे वो भी सुन लीजिए। आई एम डिस्कसिंग द असाइनमेंट और असाइनमेंट की कोई वजह है और कोई लोगों को लेंदी लग रहा है तो आई विल एक्सप्लेन के व्हाट दिस प्रोजेक्ट दिस असाइनमेंट इज। इट इज डिवाइडेड इनटू टू, असाइनमेंट नंबर 3 एंड असाइनमेंट नंबर 4। तो मैं डॉक्यूमेंट खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या वजह है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस असाइनमेंट, ठीक है, व्हाई दिस इज ब्रेकअप इनटू। तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देता हूँ जो मैंने उसके साथ अटैच किया था। ठीक है, दिस इज द डॉक्यूमेंट। इसको मैंने डिवाइड कर दिया इनटू टू, असाइनमेंट नंबर 3 एंड असाइनमेंट नंबर 4। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज। ठीक है, तो इससे एक्सप्लेन करने के अलावा मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है वो सिर्फ सुन लें कि दिस इज द लर्निंग ऑफ द कोर्स। मैंने इसलिए दिया है आपको कि आप प्रैक्टिस कर पाए अपने कोर्स की। ठीक है, आप लोगों को आई डोंट नो आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ओके आ रही है। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सरसाइज। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लास है ये असाइनमेंट इसलिए दिया गया है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ चीजें अभी आपने नहीं पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो चौथा असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। तो पॉइंट इज हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है और हमने चीजें सीखी थी, स्कोप, और फिर सीखा था उसकी एफर्ट एस्टिमेशन, और फिर हमने सीखा था कॉस्टिंग। वैसे तो और बहुत सारी भी चीजें सीखी हैं लेकिन अभी तो ये किया ये गया है कि स्कोप को लॉक करने के लिए आपको ये बताया गया कि देयर हैज टू बी सम बिजनेस। ठीक है ना, ये समझने के लिए आपको उस बिजनेस को समझना होगा। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है या अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है तो हाउ वुड यू लॉक द स्कोप एंड हाउ वुड यू एस्टिमेट। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट स्कोप। तो प्रोजेक्ट स्कोप समझने के लिए आपको बिजनेस के अंदर टाइम लगाना जरूरी है। तो मैंने एक एक्सरसाइज दिया है जिसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दिया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वेबसाइट दी है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी दिया है
जब आप देखेंगे उस पर तो यू विल हैव अ डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ सर ने डिटेल लिखी है। द पॉइंट इज दैट यू नीड टू स्पेंड सम टाइम एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस इटसेल्फ। जो बिजनेस मैंने अभी चूज किया वो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। जब आपको थोड़ी सी समझना आना शुरू होगी ना तो उसको स्कोप लॉक करना। हमारे FIP की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत गलतियां हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसके अंदर स्कोप में फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी लिखी होती है, दैट इज नॉट इन स्कोप, दैट इज WBS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है एक्चुअली, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्योंकि बिजनेस नॉलेज नहीं है इसलिए हमारे से गलती होती है। तो वंस यू हैव द रिलेटिवली गुड नॉलेज, तो व्हाट आई एम डूइंग दैट यू डू नीड टू मेक एन एफर्ट, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सर्च कर लीजिए ये वेबसाइट पे, इस पे। जब आप 1-2 घंटे पढ़ लेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट क्या चीज होती है, अप्रेजल मैनेजमेंट क्या होती है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, या किसी ने पढ़ी है इनमें से? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से किसी ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी है? एनी स्टूडेंट को अनम्यूट करके बताएगा सर को, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आप में से किसी ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी है? जी सर आ रही है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी है भाई? नहीं पढ़ी सर। नहीं पढ़ी। अच्छा देखिए, चलिए नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी एफर्ट लगा के हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल को, हम ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का स्कोप लॉक करना है, कॉस्टिंग करनी है, एस्टिमेशन करनी है, ये मेजर पार्ट करने हैं हमने, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं स्कोप लॉक क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी बिजनेस की नॉलेज अच्छी नहीं है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। यहाँ सर ने लिखा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अप्रेजल मैनेजमेंट, मैं इसको बंद करके वो खोल लेता हूँ असाइनमेंट, जो थोड़ा ज्यादा रीडेबल है। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आता हूँ करीब आता हूँ, मैं इसको ओपन कर लूँ। ठीक है, ये मैंने ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का स्कोप, डिकम्पोजिशन, ये वाला डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है आप लोगों को? आपका LMS पे असाइनमेंट ऑनलाइन क्लास नजर आ रही है? यस सर आ रहा है। ठीक है चलिए जी, अब आप सवाल बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्योंकि पंखा भी है और फिर आप जी, मैंने कान पे लगाया हुआ। प्रोजेक्ट के नीचे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं चश्मा नहीं, आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। सवाल क्या है? हाँ हाँ, सवाल ये है कि HR मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए। मैंने कहा है इस प्रोजेक्ट में HR सिस्टम बनाएंगे, और बनाना नहीं एक्चुअली, उसमें स्कोप शामिल करना है और उसमें आपने एस्टिमेशन करनी है और कॉस्टिंग करनी है, यही है ना एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन अगर मुझे बिजनेस का ही नहीं पता, मुझे ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं पता, तो हाउ वुड आई डू दैट? दिस इज द चैलेंज। तो इसलिए हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, हम 1 घंटा तो लगा सकते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग समझने में, तो हम थोड़ा सा टाइम लगाएं। ये सर ने वेबसाइट लिखी नहीं है, ठीक है ना। ओडो पे चले जाइए, ओडो का फ्री सिस्टम है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह वीडियो है, वीडियो देख लीजिए। कोई मेरे पास है नहीं तो कुछ वीडियोज हैं, ऊपर आप जाएंगे तो वीडियोज हैं, तो जाके देख लीजिए, स्पेंड सम टाइम। फिर आपको जो नीचे लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट स्कोप, ये पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि ये 5 चीजें, 6 चीजें, 10 चीजें हो सकती हैं। मैंने बहुत आसान चीजें लिखी है। रिक्रूटमेंट, मैं थोड़ा सा भी 5 मिनट में बता दूंगा रिक्रूटमेंट क्या होता है, लेकिन मैंने कहा जब आप स्कोप सेलेक्ट करें तो 4 मॉड्यूल कम से कम चेक करें, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप जमीन.pk या rosie.pk पे जा सकते हैं, या अपने FIP को दोबारा से पढ़िए, उसका स्कोप क्या होगा, जो लिखा था वो सही है या गलत है। तो वो सही नहीं था शायद, बहुत सारे लोगों का, जब मैंने शुरू में आपको बताया था जब पहली दूसरी क्लास में, स्कोप गलत है, तो उसको सही करिए। पॉइंट इज पास फेल को नहीं, जरा उस माइंडसेट से निकलिए कि मैंने सीख लेना है इस कोर्स से। तो जब स्कोप समझ में आएगा, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट HR मैनेजमेंट समझ में आएगा, तो समझ में आएगा ये वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल क्यों लिखा है सर ने। सर ने क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सर ने लिखा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, अप्रेजल मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट,
पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पेरोल सिस्टम, सॉरी पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक रिक्रूटमेंट पे बात कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें रिक्रूटमेंट नहीं पता, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो ऑफिस हो, एक नए आदमी को हायर करना है रिक्रूटमेंट, कैसे होगा? ख्याल कैसे होगा आपका? उसका जो मैनेजर है वो बोलेगा भाई ये 3 आदमी छोड़ के गए, मुझे 3 आदमी चाहिए, या 1 आदमी छोड़ के गया, या जाने वाला है, व्हाटएवर, वो बताएगा पोजीशन, वो बताएगा किसी एचआर मैनेजर को। तो क्या होगा, जॉब अनाउंस होगी, या तो पोर्टल पे अनाउंस होगी, अखबार में अनाउंस होगी, अनाउंसमेंट ऑफ द जॉब, रिसीविंग सीवीज एंड शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू एंड सिलेक्शन। यही ना पूरा रिक्रूटमेंट जी। क्या करता है? वो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है, अच्छे बंदे नहीं मिल रहे तो वो जाएगा यूनिवर्सिटी में जाके इंटरव्यू करेगा, देयर आर मैकेनिज्म। अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। हायर कैसे होगा? एक फैकल्टी छोड़ के चली गई, कैसे हायर होगी? चेयरमैन साहब कहेंगे एचआर को कि वो बंदा चाहिए, वो अनाउंस करेंगे, सीवी आएंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, इंटरव्यू होगा, जॉब ऑफर दी जाएगी और फिर आ जाएगा वो। तो प्रोग्रामर छोड़ के जाता है या 4 प्रोग्रामर छोड़ के जाते हैं तो वो बताएगा ये स्किल सेट के, ये एक्सपीरियंस के ये लोग चाहिए, वो अनाउंस होगी, सीवी रिसीव होगा, शॉर्टलिस्ट। अब शॉर्टलिस्ट का तरीका मुख्तलिफ होता है ना, कोई इंटरव्यू लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई टेस्ट लेगा बुला के, शॉर्टलिस्ट होगा, जॉब ऑफर होगी, हायर हो जाएगा। हायर होने के बाद अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अच्छी है खराब है, ठीक है, तो मैं जनरल बता रहा हूँ, बट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ दिस विल हेल्प यू लॉक द स्कोप। एचआर सिस्टम जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे आप स्कोप को लॉक करने पाएंगे। तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। तो जो भी आपका एरिया ऑफ फोकस है, कम से कम एफआईपी तो होगा, या अगर आपको समझ में आती है जॉब पोर्टल, तो रोजी को थोड़ा सा देखिए, पब्लिश कैसे होती है, लोग कैसे सीवी भेजते हैं, कैसे हायर होता है, उसको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। या जमीन.pk, उस प्रोसेस को देखिए कि प्लॉट घर मुख्तलिफ शहरों में कैसे हैं, कैसे होता है, ठीक है, उसको सीख लीजिए, उसके मॉडल को थोड़ा सा समझिए और स्कोप लॉक कीजिए। अब जो भी आपने स्कोप लॉक किया उसकी एस्टिमेशन और कॉस्टिंग हम यहाँ इसमें सीख रहे हैं। इस कोर्स में हम क्या सीख रहे हैं, तो मैं अब थोड़ा सा आपको एक और डायग्राम बताता हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, देखिए ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन, प्रोसेस बेस्ड, यस सर, आ रही है। ठीक है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या है कि आपने एचआर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ा, और लेफ्ट साइड पे ये लिखा, ये मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट लिखा है, रिक्रूटमेंट, पेरोल। अब इसको बड़ा करना है, ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, पेरोल, अप्रेजल। अब आपको मालूम होना चाहिए अप्रेजल क्या चीज है। मैं 5 मिनट लेके थोड़ा सा बता दूंगा पेरोल क्या होता है, क्या होता है, बट दैट इज नॉट इनफ। तो थोड़ा सा अपनी एफर्ट लगा के हमें समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो आप 4 नहीं कीजिए, 3 कीजिए, लेकिन वो जब आप डिटेल लिखेंगे ना, रिक्रूटमेंट में क्या होगा, पेरोल में क्या होगा, वो डिटेल लिखनी है आपने। और ये ऊपर जो बना हुआ है ना, दैट इज योर डेवलपमेंट प्रोसेस, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। अब आप एजाइल से करना चाहते हैं, स्क्रम से करना चाहते हैं, ये वाटरफॉल लिखा हुआ है। इस तरह से अगर वेबसाइट बनाएंगे तो वो शायद कोई और प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यू टेक द प्रोसेस एंड यू टेक द स्कोप, ये लिखा हुआ है। तो पहला काम ये है कि स्कोप आइडेंटिफाई करना है लेफ्ट साइड पे, एक्सेल शीट या वर्ड जो भी है आप इसमें बनाएंगे। ऊपर आप क्या बनाएंगे, आपका जो भी प्रोसेस है, एंड दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस व्हाट इज द स्कोप। जैसे अगर आपका एफआईपी है, आपका एफआईपी है तो आपका स्कोप था, और आपका डेवलपमेंट प्रोसेस भी आपकी अपनी पसंद है, चाहे आप वाटरफॉल लें, चाहे एजाइल लें, चाहे स्क्रम लें, दैट इज योर चॉइस। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को या प्रोसेस को, और थोड़ा सा पढ़ लीजिए एचआर मैनेजमेंट सिस्टम को, ये टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये शीट बनेगी, शीट बन गई। अब इसके अंदर अब आपने एस्टिमेशन डालनी है, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ। अब ये अगर आपने एस्टिमेशन पढ़ी थी कि जनाब आवर्स की बेस पे कितना लगेगा, अब ये आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्लास में बैठे हैं जो है, उनको आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या करेंगे, बट इस प्रोसेस से गुजरेंगे, ठीक है ना। इस प्रोसेस से गुजरने का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता क्या है, ठीक है ना। एक तो आपने
स्कोप लॉक किया, प्रोसेस लॉक किया, अब आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप सोचेंगे HR के सिस्टम में अगर हमने ये वाला मॉड्यूल बनाना है तो कितना टाइम लगेगा, ये वाला मॉड्यूल बनाना है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर उसकी एफर्ट एस्टिमेशन लिखेंगे और फिर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये हमने पढ़ लिया था लेकिन शायद कॉस्टिंग हमने इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी थी। पहले मैं एफर्ट एस्टिमेशन बताता हूँ। ये डेज में लिखी हुई है, आप चाहें तो डेज में लिख लें, चाहे तो आवर्स में लिख लें। अब ये देख रहे हैं, ये सबसे नीचे मैंने रोल लिखे हुए, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, और यहाँ उनके टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ गया कि कौन आदमी क्या करेगा और कितने घंटे करेगा। तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये वाला काम में 2 BA हैं, ये वाले काम में, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को नजर आ रहा है? ठीक है। तो मुझे रोल पता चल गया, SQ इंजीनियर है, बिजनेस एनालिस्ट है। अभी सारे मैंने रोल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेटली ये कॉस्टिंग आ गई 30%, ठीक है। अब टू अंडरस्टैंड, हमने थ्योरी पढ़ी थी, रीजनेबल टाइम होना चाहिए, प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन होनी चाहिए, लेकिन इसका प्राइमरी पैरामीटर क्या है? स्कोप। याद है हमने कहा था अगर स्कोप लॉक नहीं होगा तो फिर आप जो एफर्ट एस्टिमेशन है या कॉस्टिंग है वो हमने अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये डायग्राम पढ़ी थी। ये स्कोप है आपका, इसको लॉक करेंगे तो आप एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे, टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। अगर ये गलत है तो ये सारी चीजें गलत हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि प्राइमरी पैरामीटर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या है? स्कोप, ठीक है। तो स्कोप को लॉक करने के लिए डोमेन की नॉलेज या बिजनेस की नॉलेज या वो एक्सपीरियंस जरूरी है। ये बात क्लियर हो रही है? अगर ये नहीं है तो फिर आप गैस कर रहे होंगे शायद। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी अच्छी नॉलेज नहीं है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, तो यू हैव टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मैं यहाँ सिखाना ही चाह रहा हूँ कि जब भी आप एस्टिमेशन करेंगे, जब भी आप करेंगे, मैंने कहा अपना करियर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं शुरू कर सकते हैं, आप अपना करियर कहीं और से शुरू करेंगे, या तो टेस्टिंग से शुरू करेंगे या प्रोग्रामिंग से शॉप करेंगे, लेकिन ये देखते रहेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनता है, इसमें लोग एस्टिमेशन कैसे करते हैं। यू नीड टू गेट एक्सपीरियंस। फिर टेक्निक्स पढ़ ली आपने सर से और टूल्स पढ़ लिए आपने, लेकिन समंदर में उतरना पड़ेगा कि ये होता कैसा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि लेफ्ट साइड पे आप स्कोप लिख लेंगे और राइट साइड पे प्रोसेस करेंगे, अब उसका एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा जा रहा हूँ असाइनमेंट पे, ठीक है। अच्छा, कॉस्टिंग आई डोंट नो मैंने बताई थी नहीं बताई थी, लेकिन बहरहाल ये रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है, बिजनेस एनालिस्ट का, आर्किटेक्ट का। मैंने क्या किया, इनकी सैलरीज लिख ली है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे होती है? जो लोग घर पे हैं वो मेरी सुन रहे हैं, उसको जरा नोट करते जाइए, जो सामने बैठे हैं उनको मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि अब इन लोगों को कैसे समझाऊंगा। जी, ओके ओके। अब ये जो है ना मैं लिख रहा हूँ, अच्छा मैं आप लोगों को जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर आप देख लेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट एस्टिमेशन ये कैसे आई है, ये कैसे आई है, ये कॉस्ट पर डे, ठीक है ना। तो कॉस्ट पर डे ऐसे आती है, कॉस्ट इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ इसमें एफर्ट इनटू रेट, ठीक है। दिख रहा है आपको ये? मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। इनटू रेट, ये एफर्ट इनटू रेट। अब ये रेट क्या चीज है? ये पर आवर या पर डे का रेट है, ठीक है ना। जो भी आपके अगर 10 घंटे लग रहे हैं और पर आवर जो है आपका 2 घंटे है, तो कॉस्ट आपकी हो जाएगी 20, ठीक है ना। मगर ये रेट कैसे आएगा? तो रेट के अंदर देयर आर 2 कंपोनेंट्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो वो है जो आप मुझे सैलरी दे रहे हैं, और आपको डिवाइड कर देंगे जो भी वर्किंग डेज है 22 दिन, आप डिवाइड कर देंगे
तो यहाँ देखिए, अगर आप एक्सेल शीट आपको नजर आ रही है, ठीक है, ऊपर फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको जो भी रेट है उसको 25 से, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी 0.25 इंटू, हाँ, ये डिवाइड बाई 22 डेज हो रहा है। जो भी चीज़ है उसको 22 से, यानी सैटरडे संडे हमारा ऑफ है, तो कॉस्टिंग को हम 22 डेज से डिवाइड करें तो ये पर डे कॉस्ट आ जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज़ होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ये है कि अगर मुझे आप तनख्वाह दे रहे हैं तो उसके अलावा क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप उसको मेडिकल दे रहे होंगे, उसको गाड़ी दे रहे होंगे, उसको ऑफिस में जगह दे रहे होंगे, लैपटॉप दे रहे होंगे, तो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इन सबको आप जमा कर लें और डिवाइड बाय 30 डेज कर लें, या जो भी मंथ है उसको डिवाइड कर लें। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, अब उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट बहरहाल पॉइंट ये है कि सैलरी के अलावा भी आप कुछ दे रहे हैं, तो दैट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। करता था, अब नहीं करता हूँ, लेकिन करता था। मैं ये कहता हूँ कि अपने ऑफिस का एक्सपेंस निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए मेरे ऑफिस का रेंट है, और मेरी बिजली का खर्चा जो है वो 80,000 रुपये है, और मेरा ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, तो टोटल खर्चे जो मेरे ऑफिस के हैं वो समझिए 5 लाख रुपए आ गए, ठीक है। और मेरे पास 100 लोग हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक सीट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 5,000 रुपये पर मंथ है। ये बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लास बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्ट कॉस्ट यस स्टूडेंट, सर। ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 लोग हैं, हर एक की अलग अलग तनख्वाह है, तो तनख्वाह इज डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट ले रहा हूँ कि उसके अलावा भी एक्सपेंस हो रहे हैं ना। तो मैंने ऑफिस के खर्चे, बिजली के खर्चे, चाय का खर्चा, वट एवर, क्लीनिंग और ये सारी तनख्वाहें मिला के, जो जेनिटोरियल स्टाफ है मिला के, मैंने कहा समझिए आसानी के लिए 5 लाख रुपए है, और मेरे पास 100 लोग हैं, तो 5,000 रुपीज पर सीट, यानी ऑफिस में आना बैठना काम करना इज एडिशनल कॉस्ट हर आदमी की। तो जब मैं चार्ज करूंगा तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी, मुझे ये वेरी करती है थोड़ी सी, एक सेपरेट ऑफिस है तो ज्यादा कॉस्ट है, कम ऑफिस है तो ज्यादा लेस कॉस्ट है, लेकिन एक एवरेज मैंने लगा दिया। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी जो सैलरी है, सारा बोनस है, सारा उसके अलावा आई एम इंक्लूडिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, और फिर मुझे पर डे की कॉस्ट आ जाएगी, वो मैंने शामिल कर दिया। तो आप देख रहे हैं जो कॉस्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट पर आवर उसमें ऐड करके लग रही है। अब वो मेरे पर आवर है, पर डे है, जिस तरह से भी आप करेंगे। छोटा प्रोजेक्ट है तो पर आवर है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो पर डे है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर वेबसाइट बना रहे होंगे तो पर आवर लगा रहे होंगे। तो ये समझ में आ रही है बात? स्कोप अंडरस्टैंड किया, एफर्ट एस्टिमेशन की, और उसकी कॉस्टिंग कर ली। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से जा रहा हूँ किस पे, असाइनमेंट पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला काम क्या है, पहले काम में सर ने लिखा हुआ है, अगर आप दिख रहा है आप लोगों को, ये LMS दिख रहा है, असाइनमेंट नंबर 3, यस सर। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज करिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की, ये पढ़ लीजिए, ओडो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन लिंक जिनको आप पढ़ लीजिए, उसके अलावा भी आप पढ़ लीजिए, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। और इसको इसलिए नहीं पढ़िए कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए पढ़िए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए नॉलेज कितनी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सर ने एक टेंटेटिव स्कोप दिया हुआ है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मैंने कहा ये पहले रिक्रूट करिए, फिर उसका अप्रेजल करिए, और फिर उसके अंदर छुट्टी अगर चाहिए तो छुट्टी चाहिए होगी उसको, ठीक है, और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, और उसको तनख्वाह मिलती होगी, ठीक है। ये 4-5 मॉड्यूल हैं, आप इनमें से कोई से भी 4 सेलेक्ट कर लीजिए, 3 सेलेक्ट कर लीजिए। ये स्कोप है कि ये मॉड्यूल होंगे, लेकिन इसकी डिटेल बनाएंगे तो रिक्रूट में क्या होगा, मीटिंग कैसे होगी, रिक्वायरमेंट कैसे होगी, सारे काम करने होंगे। तो WPS अगर किसी ने नहीं बनाया तो बनाएगा। हमने बताया था कि प्रोजेक्ट प्लान कब अच्छा बनेगा, प्रोजेक्ट प्लान कब अच्छा बनेगा, जब आपका ब्रेकडाउन बहुत अच्छा होगा। तो एक्सरसाइज से गुजरिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परफेक्ट बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, गलती नहीं करेंगे, बट गो थ्रू दिस एक्सरसाइज। जो सर ने पढ़ाया है थ्योरी उसको कीजिए, नहीं समझ में आ रहा सर के पास दोबारा से आइए, पढ़िए, समझिए। एंड दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज। वैसे तो 10 नॉलेज एरियाज हमने नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है, लेकिन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, कम्युनिकेशन का भी दोबारा से मैं पढ़ा देता हूँ, वो भी अगेन थ्योरी है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, दिस अगेन थ्योरी। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, इस एक्सरसाइज को गुजरेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, लेकिन सारी एक्सरसाइज है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद चौथा प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्टिंग करनी है। पहले एफर्ट एस्टिमेशन करनी है, कॉस्टिंग करनी है, और अगर कोई रिस्क नजर आ रहा है बेस्ड ऑन योर नॉलेज तो वो लिख देना है,
आपने कि ये पॉसिबल रिस्क है जो हमने देख लिए और इस प्रोजेक्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे अगर रिस्क आया। ठीक है, तो जहन में सोचिए एफआईपी पे क्या रिस्क है। एफआईपी पे कोई रिस्क तो होगा ना आप लोगों का। कोई बता सकता है मुझे कि क्या रिस्क होंगे आपके एफआईपी के? कोई रिस्क क्या हो सकते हैं? एनी पॉसिबिलिटी जो आपके दिमाग में आ रहे हो। ऑनलाइन क्लास जी। एफआईपी में सर अगर जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं वो जी फेल हो जाएं तो वो भी तो रिस्क है। हाँ, अच्छा उसको बोलते हैं पीओसी। उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट करने से पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन जब आप कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं तो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यू डू ए पीओसी। ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप तो पूरा एफआईपी करने के बाद कहते हैं कि जी रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गए। कमर्शियल प्रोजेक्ट ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने अगर कोई मुझे बड़ा प्रोजेक्ट देना है तो मैं कहता हूँ ये करके देख लो, देन यू डू द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। चलिए, एक ये रिस्क हो गया। और एनी अदर रिस्क? चलिए आप लोग बताइए, एनी अदर रिस्क? एफआईपी पे क्या रिस्क हो सकता है जो आप सोचते होंगे ये हो सकता है? अब तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया ना, 8वां सेमेस्टर कर लिया, जो हमने सोचा था ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं हुआ। सर टाइम मैनेजमेंट आई गेस। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम को प्लान नहीं किया था। जी आप बता रही। देखिए मैं बताता हूँ। सर अगर हाँ कोई टीम मेंबर है वो चला जाता है। हाँ, की प्लेयर चला जाता है, बिल्कुल सही। अभी सर जो है ना, जो आप सोचेंगे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज व्हाट कैन गो रॉन्ग। देखिए पहला एफआईपी के अंदर प्रोजेक्ट है डोमेन इटसेल्फ, कि हम इस डोमेन में काम करें, सुपरवाइजर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऑटोग्राफ करने के लिए कहते हैं सर आप बन जाइए, हमारा एक्सटर्नल सुपरवाइजर होगा जो मदद करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? ऑटोग्राफ की, सर आप बस लग जाइए, डॉक्यूमेंट पूरा होगा। दूसरा ये कि जी व्हाट इफ अगर हमें डॉट नेट सीखनी थी, जावा सीखनी थी या फलाना टूल सीखना था और हम नहीं सीख पाए, और हमने सोचा था 2 महीने में, और ये तो टाइम का भी है और स्किल सेट का भी इशू है। तो दीज आर ऑल पॉसिबल रिस्क जो कि आ सकते हैं। ठीक है, हमारा एक की प्लेयर था जो बीमार पड़ गया है ना, उसको खुदा ना खास्ता वो हो गया जो जिसके लिए हम मास्क लगा के आते हैं। ठीक है, या कोई और बीमारी है, हम जस्ट, ठीक है, तो ये दीज आर ऑल रिस्क। ठीक है, या फिर हमारे जो सुपरवाइजर थे वो नाराज हो गए और जॉब छोड़ के चले गए, और अब तो कोई सुपरवाइजर नहीं है और यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो सिखाएगा। अभी सारे रिस्क हैं, दीज आर समथिंग कैन गो रॉन्ग। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप सोचिए कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, उसको नोट करिए, उसकी लिस्ट बनाइए, फिर आप सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो आपको सोचना है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कि मैं अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हूँ तो बहुत बड़े को नहीं, छोटा सा कर लें। मैं आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ईआरपी बनाओ, एक छोटा सा डोमेन ले लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उस पर एफर्ट एस्टिमेशन कराएंगे, थोड़ा सोचेंगे इस पर कितना टाइम लगेगा बनाने में, मीटिंग करने में, सारी चीजें उस प्रोसेस से गुजरिए। कोई चीज मुश्किल लग रही है तो जो सर ने थ्योरी पढ़ाई है उस पर आइए, सर पे डिस्कशन कीजिए, बट दिस इज योर स्कोप, योर मेथडोलॉजी एंड योर एस्टिमेशन। ठीक है, जो अपने एफआईपी में क्या होगा, क्लियर हो रही है? इस एक्सरसाइज से गुजरने के बाद उसकी कॉस्टिंग करेंगे और उसके बाद फिर रिस्क लिखेंगे। ये है थोड़ा थर्ड एंड फोर्थ असाइनमेंट। ये टोटल एक्सरसाइज है जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो एक अभी कर लेंगे इस वीक में, कोई चैलेंज आ रहा है तो सर से पूछ लीजिए, कल पूछ लीजिए, वैसे किसी वक्त भी पूछ सकते हैं आप, ग्रुप पे भेज दीजिए या मुझसे ईमेल कर दीजिए। समझ में आ गया हमारा असाइनमेंट? समझ में आ गया? एनी चैलेंजेस रिगार्डिंग साइज? असाइनमेंट समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं होगी? यस सर, आ गया समझ। सर प्रोजेक्ट इसको पूरा एक्सेल पे करना होगा ना? जिस पे भी कर लें यार, टूल कम नेक्स्ट। पहले तो कागज पेंसिल से लिख लें, वर्ड पे लिख लें, एक्सेल पे लिख लें, लेकिन जब सब WBS करेंगे ना उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी उसमें, क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। उसमें एफर्ट लगाएंगे लेकिन उस एक्सरसाइज से गुजरिए। ठीक है, और करने के बाद फिर एक दूसरे से कंपेयर किया, तुमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि माइंडसेट कौन सा होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए ठीक है। एक्सरसाइज से गुजरेंगे, एक दूसरे से कॉपी कर लेंगे तो यू विल नॉट लर्न। ठीक है, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ कि आप इस एक्सरसाइज से गुजरिए, ये सारे काम आपने करने हैं। समझिए आपका एफआईपी है और आपने अपने एफआईपी में ये लर्न करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिमुलेट भी कीजिए कि हमने प्रोजेक्ट पे कैसे करना चाहिए था, स्कोप कैसे लॉक करना चाहिए था। तो अब 8वें सेमेस्टर में पता चल गया है तो इसमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए थी। फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी इज नॉट स्कोप, वो WBS होता है।
अब तो समझ में आ गया होगा, पहले नहीं समझ में आया था तो अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं जाऊँ, कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था उस पर चला जाऊँ वापस, असाइनमेंट क्लियर हो गया। सर असाइनमेंट है तो इंडिविजुअली ना, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। लेकिन असाइनमेंट इंडिविजुअली है ना वैसे तो। जी जी, असाइनमेंट इंडिविजुअली हर एक ने एक्सरसाइज करनी है, बाद में करने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तुमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है ना, वरना तो अच्छा ग्रुप में ठीक है। कर देंगे और बाकी लोग देख लेंगे उसको। ठीक है, अब हम जरा कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं। और कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना था हमने? ठीक है, अच्छा हमने पढ़ लिया था। और यहाँ से जरा शुरू करते हैं। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हर आदमी हर एक से बात नहीं करेगा, देयर हैज टू बी अ रिस्ट्रिक्शन कि कौन किससे बात करेगा। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ और 300 लोग हैं, जो सारे स्टेक होल्डर हैं, लेकिन मैं सारे लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो किसी और लेवल पे बात करूंगा, और अगर बिजनेस एनालिस्ट हूँ तो किसी और लेवल पे बात करूंगा। तो आई नीड टू हैव अ प्लान, कौन क्या बात करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं। तो कौन किससे बात करेगा, वक्त का तयन है, रिस्पॉन्स टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। तो ये प्लान के अंदर होगा। तो मैं अभी थोड़ी देर में प्लान भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। और ये हमने देख लिया था। ठीक है, प्रोजेक्ट का साइज कितना है, कल्चर क्या है, प्रोजेक्ट की टाइप क्या है, इंफॉर्मेशन कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों तक। ठीक है ना, मुझे मालूम होना चाहिए मुझे क्या काम करना है। टेक्नोलॉजी का मतलब है वेबसाइट होगी या जूम पे मीटिंग होगी, पहले स्काइप पे हुआ करती थी, ये जूम तो खैर अभी आया है। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजर को टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। ये प्लान के अंदर होगी, कितने दिन बाद मीटिंग होगी, क्या चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है, अब ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं एक्चुअली आगे जाना चाहता हूँ, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब आपके पास टीम है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे मालूम हो एज ए डेवलपर या एज ए वट एवर कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है ना, मेरी रिस्पॉन्स अच्छी है नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस एवरेज है, पुअर है, तो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर या मेरा टीम लीड मुझे बताए। ठीक है ना, तो परफॉर्मेंस दो चीज़ों की देखी जाती है। एक प्रोसेस की परफॉर्मेंस देखी जाती है, जो भी परफॉर्मेंस प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट का, जैसे हमने अभी देखा था, चाहे वो एजाइल हो चाहे वो स्क्रम हो। दूसरा आप देखते हैं इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, चाहे वो प्रोग्रामर हो, ये सारी चीज़ें। तो ये आपने देखनी है, इसके लिए रिपोर्ट मांगनी है लोगों से, जो भी आपका टाइम लाइन है। ठीक है, मैनेजिंग स्टेक होल्डर, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, कि स्टेक होल्डर का कोलेब्रेशन और स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, इसमें दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रोग्रेस देख ली है, सारा कुछ है, तो प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से क्लोज करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, फॉर्मल एक्सेप्टेंस, लेसन लर्न, ये क्या चीज है? ये कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आपने कंट्रोल कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। ठीक है, और कोई चीज नहीं हो रही थी तो आप एक्शंस ले रहे थे। लेकिन प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए यूजर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ठीक है, यूजर के एक्सेप्टेंस में क्या चीज रही, क्या चीज नहीं रही। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट अगर क्लोज हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, तो हमने क्या गलतियां की थी, लेसन लर्न इज क्या गलतियां की थी, क्या नहीं की थी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इट शुड ऑलवेज बी बेटर देन फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से बेहतर होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम क्या चीज है? दिस इज अ टर्म, प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम। इसको कहते हैं कि पुराने प्रोजेक्ट में क्या गलतियां की थी, वो आपको लर्न करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं इसको यूज कर लूँ। चलिए, अब ये कुछ चीजें हैं जो मेरा ज्यादा फोकस है। हाउ मच टाइम डू आई हैव? ठीक है, फ्यू मिनट्स, लेकिन 12 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, क्लास हमारे पास आज का दिन है, इसको ख़त्म करके हमें रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, तो कल के दिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेंगे। ये है, अगर आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो अपनी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ सजेशन लिखी हुई है, मैं एक एक करके थोड़ा सा बता देता हूँ। मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, डेवलप बेटर कम्युनिकेशन, रन इफेक्टिव मीटिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब एक थोड़ा सिनेरियो से पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज होगा। अब आप 50 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो पीपल थिंक डिफरेंटली, दे कैन हैव डिसएग्रीमेंट, यस और नो, दे कैन हैव डिसएग्रीमेंट, हो सकते हैं ना डिसएग्रीमेंट, आप किसी और तरह से सोचते हैं कि और आदमी किसी और तरह से सोचता है, तो वी कैन हैव डिसएग्रीमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत सख्त जिम्मेदारी है कि डिसएग्रीमेंट को कंट्रोल करे, उसको कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट होने दे, ठीक है, ठीक है। तो वन शुड नो हाउ टू टेक द ओपिनियंस, ठीक है। ओपिनियन कैसे आते हैं, आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है, आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, आपका लिविंग स्टाइल, सारी चीजें डिफरेंट है, तो वी कैन हैव डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना। तो डिसएग्रीमेंट को मैंने पहले दिन बताया था कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर में इट इज ह्यूमन इंटेंसिव एंड इट इज कम्युनिकेशन इंटेंसिव, ठीक है। तो ह्यूमन हैव ईगोज एंड इमोशंस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिसएग्रीमेंट कैसे होगा और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, पूरी क्लास हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर को मालूम होना चाहिए। बेटर कम्युनिकेशन, पहले तो कम्युनिकेशन की कंपोनेंट बताऊं, तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आई शुड नो माई वॉइस रीचिंग टू यू, आपको नहीं, जो क्लास है, दैट इज लेस देन 10%। मेरी बॉडी, मेरा पोस्चर, मेरा फेस, दिस इज मोर देन 80%, ठीक है। तो अगर मेरी खाली वॉइस जा रही है, उससे पीछे थोड़ा सा अंदाजा है कि आप सर क्या बोल रहे हैं, गुस्से में है, गुस्से में नहीं है, लेकिन अदरवाइज मेरी बॉडी, माई पोस्चर। तो बेटर कम्युनिकेशन कैसे होती है, मैसेज कैसे कन्वे होता है, तो मैसेज कन्वे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। व्हाट इज पोलाइट, व्हाट इज नॉट पोलाइट, व्हाट इज रिस्पेक्टफुल, व्हाट इज डिसरिस्पेक्टफुल, अब ये सारी चीजें हैं जो शायद आपको सीखने की जरूरत है। रन इफेक्टिव मीटिंग, अब मैं थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि व्हाट इज इफेक्टिव मीटिंग, व्हाट इज नॉट इफेक्टिव मीटिंग, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। मीटिंग कॉल क्यों होती है और मीटिंग एग्जीक्यूट क्यों होती है और मीटिंग क्लोज क्यों होती है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज इफेक्टिव मीटिंग। मीटिंग किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कॉल होती है, या तो शेड्यूल मीटिंग होती है कि हर हफ्ते होनी होनी है, लेकिन मीटिंग किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कॉल होगी। एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मीटिंग कॉल हुई है, तो वो प्रॉब्लम कहीं भेजा गया है, यानी एजेंडा भेजा गया है मीटिंग का कि हमने ये बात करनी है। सॉरी, ऑनलाइन पे स्क्रीन रुकी हुई है, नहीं नजर आ रही। यार ये हैंग करता है ना ये सिस्टम, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब नजर आ रही है क्लास आपको। यार ये मेरा सिस्टम जो है ना, वो मेरी उम्र का तो नहीं है, लेकिन भारत मेरी तरह बिहेव करने लगा, कभी रुक जाता है, कभी हैंग हो जाता है, ठीक है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सारा डिटेल लिखी हुई है, मैं सिर्फ आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, तो मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इफेक्टिव मीटिंग बता रहा हूँ। इफेक्टिव मीटिंग का मतलब यह है कि मीटिंग आर कॉल्ड अगेंस्ट अ प्रॉब्लम, कि जी ये मसला था, तो जब आप मीटिंग कॉल करते हैं तो इसका एजेंडा होना चाहिए। इफेक्टिव मीटिंग में पहली चीज ये है कि मीटिंग इसलिए नहीं हो रही है कि चाय पीनी है और गुफ्तगू करनी है और सारे लोगों ने बैठना है, ठीक है। सोशलाइजिंग करना है तो फिर दैट कुड बी द रीजन, लेकिन सोशलाइजिंग नहीं करनी है। हमने क्या करना है, हमने मीटिंग करनी है फॉर अ रीजन। प्रोजेक्ट में ये हो गया, फलाना आदमी छोड़ के चला गया है, रिक्वायरमेंट नहीं है या जो भी है, तो मीटिंग इज बीइंग कॉल्ड फॉर अ रीजन, तो वो रीजन का एजेंडा होगा, मीटिंग का एजेंडा होगा, ठीक है। उस एजेंडा पे बात होगी, ये नहीं बात होगी कि इमरान खान अगले इलेक्शन ना, सोशलाइजिंग नहीं करनी है ना आपने। यू नीड टू टॉक ऑन एजेंडा ऑफ द मीटिंग, तो एजेंडा की मीटिंग पे होगी, बात हो गई, अब हुआ क्या, व्हाट आर द एक्शन, ठीक है। उस मसले को